और देखिए लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे सब अब अगली जो पंक्ति है, अगली जो बात है वो है फ्रांस के कंटीजेंट की जो इस बार शामिल हुआ है रिपब्लिक डे परेड में। और देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि फ्रांस के राष्ट्रपति खुद यहाँ मौजूद हैं गेस्ट के तौर पर, चीफ गेस्ट के तौर पर, और उन्हीं के साथ में ये कंटीजेंट भी आया है जो इस समय यहाँ पर कदम ताल करता हुआ आपको नजर आ जाएगा कर्तव्य पथ पर, क्योंकि परमवीर चक्र जो विजेता हैं उनसे शुरुआत होती है परेड की और उसके बाद आते हैं हमारे वो गेस्ट कंटीजेंट जो लगातार रिपब्लिक डे में शामिल होते हैं। और देखिए सब खासतौर पर हमने इससे पहले भी अमेरिका में देखा, हमने बराक ओबामा जब आए थे तब उनका कंटीजेंट, तो ये कंटीजेंट जब आते हैं तो इनका महत्व क्या होता है खासतौर पे? देखिए ये फॉरेन लीजन जो है ये फ्रांस के अंदर, इसमें यही एक ऐसी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे फॉरेनर्स भी हिस्सा ले सकते हैं या ज्वाइन कर सकते हैं उसको। ये 1831 में फॉर्म हुई थी और इसमें 9,500 के करीब ऑफिसर्स और लीजनरीज हैं। इस वाले कंटीजेंट में 6 भारतीय भी हैं और इन लोगों को इनिशियली रेजिडेंशियल परमिट दिया जाता है और बाद में 3 साल अगर ये सर्विस करते हैं और सक्सेसफुली करते हैं तो इनको देश की नेशनैलिटी यानी कि फ्रांस की नेशनैलिटी भी मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं ये पूरे वर्ल्ड में 145 देशों से ये ज्वाइन करते हैं और ये जो प्रोवाइड करते हैं एक ह्यूमन कैपेसिटी फ्रांस को, जो कि सब जगह का मिश्रण है, वो उनको कहीं भी नहीं मिल सकती। तो ये बहुत ही यूनिक है। और ये जो एक और चीज दर्शा रहा है वो ये भी दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं जो भारत और फ्रांस की क्लोज रिलेशनशिप है वो और बढ़ती जा रही है जब ये लीजनरीज यहाँ पे आके पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन सर इनकी परेड और हमारी परेड में जमीन आसमान का फर्क है। हमारे डिसिप्लिन और इनके डिसिप्लिन में जमीन आसमान का फर्क है। अभी कहना थोड़ा ठीक नहीं लगता है लेकिन आपके सामने, और ये देखिए कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला आपको वहां पर दिखाई दे रहे हैं और ये ऑडियो ऑफ करिए जरा। और देखिए लगातार हम आपको दिखा रहे हैं ये सेना की 61 कैवलरी है और यानी घोड़ी, आप कह सकते हैं सर घुड़सवार दस्ता है आप इसको कहते हैं मुख्य रूप से। तो ये किस तरीके से जब ये, क्योंकि कैवलरी की भी एक बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है, बहुत एक बड़ा इतिहास रहा है कुलकर्णी सर, तो क्या इसको लेकर क्या कहा जाता है, कैवलरी के महत्व क्या है इस समय भी युद्ध के मैदान में? ये जो पीबीजी की हम बात करते हैं, प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड में जितने भी ये हैं ये सियाचिन ग्लेशियर में भी डिप्लॉय होते हैं, ये पैराट्रूपर्स भी हैं और ये टैंक्स भी चलाते हैं। तो ये इनकी एक जो काबिलियत है ये वाकई काबिल तारीफ। और इनकी जो हाइट है, एक स्पेसिफिक हाइट के ये सारे के सारे होते हैं। आप देखेंगे ये सब घुड़सवार हैं और सारे के सारे टैंक्स चलाने में माहिर हैं, सारे के सारे पूरे पैराट्रूपर्स भी हैं और सियाचिन ग्लेशियर में जाकर के डिप्लॉय भी होते हैं। तो आप समझ सकते हैं इनका जो ओवरऑल है एक जो मैं कहूँगा जो इनका ट्रेनिंग है वो आपको थोड़ा सा रोकूंगा। अगर मैं गलत नहीं हूं तो सबसे पहला टैंक T-90 भीष्म जो आपने जिसका जौहर अभी देखा बहुत ज्यादा अब यूक्रेन वॉर में, ये हमारा टैंक है T-90 जो आपके सामने दिखाई दे रहा है। हैवी टैंक है। अगर इसके पीछे मैं बात करूं तो अर्जुन आ रहा है, एम आई राइट? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जो कि एलएसी पे ज्यादा डिप्लॉय किया गया है। निशांत एलएसी नहीं, तमाम बॉर्डर्स के ऊपर इनको तैनात किया गया है। की आपने एक रिपोर्ट दी थी, मैं आपको बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये वो टैंक्स है, हालांकि T-90 टैंक्स एक हैवी टैंक है और खासतौर पर बात करते हैं जब इन टैंक्स की, तो ये वो टैंक्स है जिसने भारत की जमीनी लड़ाई को, कन्वेंशनल वॉर आप इसको कह सकते हैं, कि उसमें बहुत योगदान दिया है। इसी के बीच में अपने दर्शकों को एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर बता दूं। एक तरफ आप रिपब्लिक डे परेड देख रहे हैं और दूसरी तरफ फिलीपींस को हम अपना ब्रह्मोस बेच रहे हैं। रशिया टुडे की रिपोर्ट है। देखिए बिल्कुल निशांत, ऐसा नहीं है कि फिलीपींस, वियतनाम, कई ऐसे देश हैं जो लगातार हमसे हथियार चाहते हैं। इजिप्ट लगातार आप कह सकते हैं कि हमारे इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट की बात कर रहा है, लगातार तेजस की बात कर रहा है। तो ऐसे तमाम देश हैं जो हमसे हथियार खरीदना चाहते हैं। और यही बात है विक्रम सर, जब आप बात करते हैं एक बिल्डिंग नेशन, क्योंकि मैं लगातार इस बात का जिक्र इसलिए करता हूँ क्योंकि जब आप बाइंग नेशन से बिल्डिंग नेशन की तरफ बढ़ते हैं तो शायद वो ट्रांसफॉर्मेशन, वो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती है, खासतौर पर हथियारों की अगर बात करें तो। जी हाँ, सही बता रहे हैं आप। यदि मैं अपने अनुभव से यहाँ ऐड करना चाहता हूँ कि जब करीब 1990 में हमारे जो पोत थे, हमारे जो वॉरशिप्स थे, बहुत ज़्यादा हमारी डिपेंडेंसी थी ईस्टर्न ब्लॉक से और कुछ हमारे वेस्टर्न ब्लॉक से भी आते थे पोत, और उसके जो बाकी सारे अस्त्र शस्त्र थे वो भी सारे ही इम्पोर्टेड होते थे। लेकिन आज यदि आप देखें, आज की तारीख में
करीब 30 साल के बाद यदि आप देखें तो ऑलमोस्ट कई क्षेत्र में तो ऑलमोस्ट 100% इंडिजनाइजेशन हो ही चुका है। और इसमें हमारा असला बारूद भी शामिल है, हमारे वेपन सिस्टम्स, हमारे अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, हमारे और सर्वेलेंस सिस्टम्स, जो कि आज एक ऑलमोस्ट विश्व स्तर पे हम आ चुके हैं। जब हमारी इतनी काबिलियत बढ़ चुकी है तो ये जाहिर सी बात है कि जो हमारे फ्रेंडली देश हैं उन्हें भी हम ये जो हमारे पोत इत्यादि हैं, हम चाहेंगे कि उनको भी हम ये ऑफ़र कर पाएँ। और यही आपने बताया जैसे वियतनाम और ये छोटे श्रीलंका, मालदीव्स, ऐसे देश ये हमारे से हार्डवेयर लेने को चाहते हैं। और हम भी चाहते हैं कि हमारा जो डिफेंस सेटअप है इससे भी इसको बूस्ट मिलता है, क्योंकि हमारे ये सारा हार्डवेयर एक्सपोर्ट होता है। तो ये एक साइकिल है जो पॉजिटिव साइकिल है। सर बिल्कुल, देखिए तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आपने पहले T-90 टैंक देखा, उसके बाद आपने दूसरे हमारे अर्जुन टैंक, उसके बाद अब नाग मिसाइल, और अब पीछे अगर आप देखें तो हमारे रेडार सिस्टम या फिर आप कह सकते हैं कि दूसरे सिस्टम्स, किस तरीके से मोटार सिस्टम्स को शामिल किया गया, उनको दिखाया जा रहा है। और ये इसलिए क्योंकि भारत के सर्वेलेंस सिस्टम्स को, भारत के रेडार सिस्टम्स को, भारत के मोटार सिस्टम्स को भी दुनिया बहुत करीब से देख रही है। क्योंकि कन्वेंशनल वॉर की आप बात करते हैं, जब जमीनी लड़ाई की आप बात करते हैं तो इनका भी बहुत, ये जो ऑल टेरेन व्हीकल हमारे सामने दिखाई दे रहा है सुमित, इसका सबसे ज्यादा डिप्लॉयमेंट अगर मैं गलत नहीं हूं तो रेगिस्तान में होता है। अभी आपको जो दिखाई दे रहे हैं प्लेटफॉर्म्स ये देखिए, और आपने कई सारे वेपन्स होंगे। ऑन द लाइटर नोट, मुझे तो लग रहा है मैक्रो अभी ये सोच रहे होंगे कि हमें भारत को क्या बेचना है, उससे ज्यादा हमें क्या खरीदना है, क्योंकि पूरे यूरोप में एक तरीके से डिफेंस क्राइसिस है, मिलिट्री आर्मामेंट्स की क्राइसिस है। उनके पास फाइटर प्लेन्स भले ही हो, उनके पास वॉरशिप्स या सबमरीन जरूरी हो, लेकिन थल सेना के अगर हथियार नहीं है तो फिर वो क्या करेंगे। और भारत यहां पर धीरे धीरे आत्मनिर्भर बनने की ओर, ये तस्वीरें देखिए अब आप, ये वो चीजें हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये शायद रेडार सिस्टम या बिल्कुल ये रेडार सिस्टम जा रहा है, if I'm not wrong। देखिए ऑल टेरेन व्हीकल्स आपने बता दी, ऑल टेरेन व्हीकल्स ना सिर्फ डेजर्ट एरिया में बल्कि हाई एल्टीट्यूड एरियाज में भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। ईस्टर्न लद्दाख के बाद से खास तौर पर इन टेरेन व्हीकल्स को, मैं खुद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ था, तो दूर दराज के इलाकों में इन व्हीकल्स को इंडक्ट किया गया। और दूसरी बात, आप रेडार सिस्टम की बात, क्विज में सुमित के साथ करने जा रहा हूं। सुमित, आपका फेवरेट क्या होने वाला है यहाँ पर, आपके लिए स्टार अट्रैक्शन क्या होने वाला है? देखिए इस समय तो सभी अट्रैक्शन है, और ये सारे वो हथियार हैं जो दुनिया के सामने जब आ रहे हैं और देश के बच्चे जो देख रहे हैं। सवाल पूछ सकते हैं? देखिए बिल्कुल, क्योंकि निशांत आप और मैं जब बात करते हैं इन डिफेंस सेक्टर्स की या फिर डिफेंस रेडार सिस्टम की, इनको लेकर चर्चाएं तो बहुत होती है, लेकिन आप और मैं जानते हैं कि इनके बारे में जानकारी रहती है लोगों को खास तौर पर। देखिए अब इसको आप, इसका रियल नेम क्या है ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन शायद ये MLRS का वर्जन है जो हमारे सामने दिखाई दे रहा है। हमारे पास MLRS का जो वर्जन है उसको पिनाका भी कहते हैं, लेकिन ये पिनाका नहीं है फॉर श्योर। लेकिन मेरा फेवरेट जो अभी आने वाला है वो है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, जिसके ऊपर हम सबकी नजर होगी। और जैसे ही मैंने कहा, मेरे साथ यहाँ पर आई हैव द मेजॉरिटी इन द हाउस, लोग यहाँ पर स्माइल कर रहे हैं, मेरे जितने भी गेस्ट हैं। खैर, ये तस्वीरें आपके सामने हैं, ये देखिए, ये है MLRS जिसको आपने देखा, और 4 बजे आप इसको और भी देख सकते हैं जो हम अपने शो लेकर आएंगे आपके सामने। लेकिन ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने